मंत्री ने कहा कि अभी तक विभाग की सभी पेंशन हर तीसरे महीने जारी की जाती थी। कई बार बजट नहीं होने के चलते इससे ज्यादा समय भी लग जाता था। इससे पेंशनरों को दिक्कतें होती थी, लेकिन अब विभाग ने पेंशन हर महीने जारी करने की व्यवस्था कर दी है। इसी क्रम में मार्च की शुरुआत में फरवरी महीने की पेंशन ऑनलाइन माध्यम से पेंशनरों के खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार ने पूर्व में मिलने वाली धनराशि को 1200 रुपए से बढ़ाकर अब 1500 रुपए कर दिया है। आप सभी को मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी बड़े बुजुर्गों को यहां से मैं आज प्रणाम भी करता हूं। सबको मेरा प्रणाम कि एक नई व्यवस्था प्रारंभ हुई है और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ये पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही जो है इस पेंशन का लाभ मिल पाता था। और मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली, मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया, तब से ही मुझे लगता था कि हमारे परिवार में घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका प्रेम बना रहना चाहिए और दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये संकल्प लिया था कि दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को हम पेंशन देंगे। मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने अगले 3 दिन तक उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते भारी बारिश और हिमपात की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक आकाशीय बिजली के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर मौसम विभाग ने 1 और 3 मार्च को येलो अलर्ट और 2 मार्च को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नागरिकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। वहीं पर आपको बता दें कि राज्य मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 40 से 50 किलोमीटर तेज गति से हवाओं के साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लोगों को सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए। एक्टिविटी और भी बढ़ेगी तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है वो चलने वाली है, दिखने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश या बर्फबारी है तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उन सब में भी रहेगी। और उसके साथ साथ जो और भी डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल के, उसमें विशेषकर देखें, चाहे वो देहरादून है, टेहरी है या इवन पौड़ी, हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी बारिश की एका दुक्का जगहों में वो संभावना है। कुमाऊं रीजन में देखें तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में तो जैसे मैंने बोला वो है ही भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। इसके साथ साथ नैनीताल और यूएस नगर में भी लग रहा कि इसमें भी इक्का दुक्का जगहों में भारी बारिश वो मिलेगी। तो 2 को जो पीक एक्टिविटी का 2 तारीख को रहने वाला है। और जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो अगर हम 1 तारीख की रात को बात करें या 2 की सुबह तक में, तो आप ये देखेंगे कि जो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्र है उसमें बर्फबारी रहेगी। और जो 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स के, तो उनमें जो भारी बर्फबारी जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी। 2 तारीख को जब आएंगे तो जो बर्फबारी है, भारी बर्फबारी की अगर बात कर लें तो 3000 मीटर या उसके आसपास के जो क्षेत्र है तो वहां तक में वो जो अंदर के हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट है तो उन्हीं में हमने रखा है कि जो भारी बर्फबारी है उनमें वो मिलने की संभावना है, तो वो 3000 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्रों में मिल जाएगी। लेकिन जब आप अगले दिन जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो है एक्टिविटी वो काफ़ी कम हो जाएगी, लाइट मॉडरेट तक की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन हाँ, थंडरस्टॉर्म है या लाइटनिंग है वो 3 तारीख में भी रहेगी। और 2 तारीख को जैसे मैंने बोला कि भारी वर्षा के साथ साथ जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो भी पूरे प्रदेश में जो है कुछ जगहों में वो देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ जो उसके दौरान लाइटनिंग है या फिर हेल की एक्टिविटी वो भी देखने को मिलेंगी कुछ जगहों में। तो 2 तारीख मौसम विभाग ने आज और कल यानी कि शनिवार और रविवार को प्रदेश भर में मौसम बदलने की संभावना जताई है
और साथ ही साथ पर्वतीय जिलों में भारी बर्फबारी की चेतावनी भी जारी कर दी है। बता दें कि केंद्र की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, शीतलहर को देखते हुए सभी डिपार्टमेंट के साथ 2 बार हम मीटिंग्स कर चुके हैं। इसमें जो ईओज हैं नगर पालिकाओं के, उनको अलाव जलाने के लिए, साथ ही जहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसको कोई सहारे की ज़रूरत है तो उसको रैन बसेरे में उसको आराम से हम लोग भर्ती कर सकते हैं। साथ ही कंबल आदि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी धनराशि दी जा चुकी है सभी तहसीलों में, और सभी एसडीएम्स को बोला है कि आप रात को विजिट करें ऐसे एरियाज़ को, और अगर कोई व्यक्ति या पशु को जो ठंड के प्रकोप से अगर कोई अफेक्टेड है तो उसको पूरी सहायता दें। वेटनरी डिपार्टमेंट को, नगर पालिकाओं को निराश्रित पशुओं के लिए शेल्टर बनाने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। पौड़ी जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की दाखिला जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। मुख्य आरोपी पुलकित ने अपर जिला और सत्र न्यायालय कोटद्वार के बजाय अंकिता मर्डर केस की सुनवाई जिला और सत्र न्यायालय पौड़ी में किया था, और इसमें किए जाने वाली याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर कि जिला और सत्र न्यायाधीश ने केस ट्रांसफर के फैसले पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था, जिस पर आज जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी की दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अब अंकिता केस की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायालय कोटद्वार में ही होगी। बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से अंकिता मर्डर केस की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि पुलकित की याचिका जो है उसको कोर्ट ने आधारहीन माना है, जिस पर कि कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए मुख्य आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। पुलकित आर्य ने जो एप्लीकेशन लगाई थी ट्रांसफर के लिए, उसमें आज माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय ने फैसला दिया है कि उसके जो आधार थे, जिन आधारों पर उसने अपनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई थी, उनको निराधार पाया, और जो अभियोजन पक्ष ने तर्क रखे थे उनको मानते हुए ये फैसला किया है कि उसकी जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी वो बलहीन होने के कारण उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस लगातार प्रदेश में प्रचार और प्रसार कर रही है। वहीं पर कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश प्रभारी और कई गणमान्य नेता देहरादून आ चुके हैं। साथ ही साथ वॉर रूम बना करके कांग्रेस लगातार अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जा रही, वहीं पर उनके द्वारा जाया जा रहा है, और वहीं पर अब कांग्रेस के द्वारा चुनाव को लेकर भी बैठक का दौर भी लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में स्क्रीन कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी, और इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ने वाले दावेदारों पर मंथन करना बंद कर प्रदेश के 5 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, ताकि सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र जाकर अपनी अपनी तैयारियों को और मजबूती प्रदान कर सके। तमाम जगह बैठक भी हो रही है, आपकी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, कल भी है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव कितना आपके लिए देखिए चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है, और हमारे यहाँ कल स्क्रीनिंग की बैठक है। उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर पहुंचेगी, और जिन लोगों को भी पार्टी चुनाव देगी सब पूरा संगठन मिलजुल कर जोर शोर से चुनाव कराएगा। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री अनुराग सिंह नेगी ने एक प्रेस वार्ता विकासनगर के एक निजी होटल में की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया कि उन्हें टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। वहीं पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाती है तो वो टिहरी लोकसभा सीट से जीत दर्ज करेंगे और कांग्रेस की झोली में टिहरी लोकसभा सीट लेकर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश पवार, बीएस टमटा, सुशील भारद्वाज भी मौजूद रहे। आज के जो लोकसभा चुनाव को लेकर के आज हमने
आपको कष्ट देने का काम किया। और जनसंघर्ष मोर्चा भी इस बार चाहता है कि हम लोकसभा में उम्मीदवार के तौर पर अपना भाग्य आजमाएं। जनता को तमाम जो परेशानी आज भ्रष्टाचार के मामले में आप देखते हैं, और चाहे हम उसकी भी बात करें, हमारे जो कांग्रेस जन हैं वो भी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उतनी मुखरता से नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि अपरिहार्य कारण है जिनके चलते कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है। तो इस मामले में हमें जो तमाम हमारे साथी हैं, हमने मंथन किया कि अगर कांग्रेस पार्टी टिहरी लोकसभा से मुझे, जनसंघर्ष मोर्चा के जो हम साथी हैं, मुझे प्रत्याशी अगर घोषित करती है, हमारा चयन करती है प्रत्याशी के रूप में, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को उसका बहुत देश प्रदेश के स्तर पे इसको लाभ होगा, क्योंकि जनसंघर्ष मोर्चा ही एकमात्र ऐसा है जो भ्रष्टाचार के मामले भ्रष्टाचारियों से ही लड़ता है। उत्तराखंड की और खबरें आप तक साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते कि विजिलेंस टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एंटी करप्शन टीम ने शिकायत के बाद आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। क्षेत्र अधिकारी विजिलेंस हल्द्वानी अनिल मनराल ने बताया है कि हल्द्वानी सेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा मुकेश कुमार नाम के व्यक्ति, जो कि सफाई कर्मचारी है, ये शिकायतकर्ता के न्यूटेशन बनाने के नाम पर उसने 10,000 की रिश्वत ले रहे थे, जिनको कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हल्द्वानी सेक्टर विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा यहाँ पर मुकेश कुमार, जो सफाई कर्मचारी नाम के व्यक्ति हैं, इनको 10,000 रुपये की रिश्वत, जो ये किसी व्यक्ति के शिकायतकर्ता के म्यूटेशन बनाने के नाम पर, देने के नाम पर, उनको उपलब्ध कराने के नाम पर ले रहे थे, अवैध रूप से ले रहे थे। तो उनको गिरफ्तार किया गया है और संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा कायम कर भ्रष्टाचार की विवेचनात्मक कार्रवाई करवाई। लक्सर की रायसी में बीती रात ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन परिजनों ने हंगामा करते हुए ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग की। जब मृतक के परिजनों को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, तो गुस्साए परिजनों ने सैकड़ों महिला पुरुष के साथ शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। कल का ट्रैक्टर वाले का ट्रैक्टर की चौकी में नहीं है, जो ट्रैक्टर पुलिस वाले दिखा रहे हैं वो ट्रैक्टर दूसरा पुराना ट्रैक्टर, वरना हमारी नजरों में जो हमने ट्रैक्टर देखा महिंद्रा 585 ट्रैक्टर नया और 555 ट्रैक्टर दिखा रहे हैं। थानेदार भी हमें चौकी में नहीं मिल रहा, हम ये चाह रहे हो ना मुजरिम को यहाँ लाओ, ट्रैक्टर भी यहाँ लाओ, हमें दिखाओ। इन दिनों सितारगंज क्षेत्र के लोग जो है वो आवारा पशुओं से खासा परेशान है, जहां पर सड़कों पर मवेशियों की वजह से राहगीरों का वाहन चलाना दुर्भर हो गया है, वहीं पर दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ चुकी है। सितारगंज क्षेत्र के ग्राम सभा डोहरा सिसाई खेड़ा के किसान आवारा पशुओं से परेशान होकर क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं को अपनी ट्रॉलियों में भरकर उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। वहीं पर उपजिलाधिकारी सितारगंज को एक ज्ञापन सौंपकर आवारा घूम रहे पशुओं को गौशाला में छुड़वाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरीके से मवेशी छोड़े जा रहे हैं, उन मवेशी जो है लगातार हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हम मवेशियों को भरकर यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ ज्ञापन देने आए थे। उन्होंने कुछ समस्या के समाधान के लिए हमारे लिए एक ट्रॉली के लिए व्यवस्था करवा दी है गौशाला में। अन्य जो पशु हैं जो ट्रॉलियों में हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम एसडीएम साहब भी बात कर रहे हैं और हम भी किसी एनजीओ के माध्यम से लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिस लगभग ये पशु होंगे 25 से 30 पशु होंगे।
पकड़ा एक ही जगह? ये एक ही जगह से पकड़ा। बताइए। इनको फिलहाल 7-8 मवेशियों को यहाँ हमारे तिसौर में रखने के लिए व्यवस्था बनवाई है एसडीएम साहब ने। वहाँ गौशाला में रखा जाएगा। बाकी के लिए बात चल रही है दिया गौशाला में। ये लगभग 25 के आसपास। टीपी बंद हो गई है। कोट ब्लॉक में कंडी मरगू गांव में हमको सूचना मिली थी कि खेत के आसपास लगे कोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली कंडी ब्लॉक जो है वहां पर अगर बात करेंगे तो मरगुना गांव में लगी फेंसिंग तार में आज 5 वर्षीय गुलदार फंस गया। वहीं पर ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग पौड़ी नागदेव रेंज टीम द्वारा लंबे प्रयास के बाद गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया। वहीं पर डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल अनिरुद्ध ने इस मामले में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तारों में फंसे होने के कारण गुलदार कुछ जगह पर चोटिल हुआ है, जिसे पशु चिकित्सक के उपचार के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोट ब्लॉक में कंडी मरगू गांव में हमको सूचना मिली थी कि खेत के आसपास लगाई गई तारबाड़ में गुलदार फंस गया है। तो मौके पर जो है पौड़ी रेंज नागदेव और गढ़वाल वन प्रभाग की जो टीम वहाँ पर पहुंची और उन्होंने जो है उक्त गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया और ट्रैंकुलाइज करने के बाद जो है उसको पौड़ी रेंज नागदेव पौड़ी लेके आ गए। और जब उसको परीक्षण किया जा रहा है तो कुछ चोटें आई है। पशु चिकित्सा अधिकारी उत्तराखंड के राजभवन में 3 दिन का वसंतोत्सव जो है उसका शुभारंभ किया गया। वहीं पर आपको बता दें कि इस शुभारंभ के चलते काफी लोग जो है इस मौके पर पहुंचे और वसंतोत्सव के दौरान 3 मार्च तक लगी फूलों की प्रदर्शनी के लिए आम जनता को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा रहेगी। वसंतोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। वहीं पर राज्यपाल ने बताया कि 1 मार्च से 3 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत आम जनता फूलों की प्रदर्शनी का दीदार कर सकेगी। आज का जो वसंत उत्सव है, ये पर्व है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मैं कहूंगा पर्व है। और एक बात पक्की है कि उत्तराखंड सचमुच में पुष्प प्रदेश बन गया है। और यहाँ पर एक अलग बात है, हमारे फूलों के अंदर में जो दिव्यता है, भव्यता है, सुंदरता है, वो पूरे विश्व से बिल्कुल अलग है। आज सबका, हर एक उत्तराखंडी का, हर एक भारतीय का उत्साह देखकर, उनका पुष्पों के साथ प्यार देखकर, उनका हनी के साथ प्यार देखकर, उनका प्रकृति के साथ प्यार देखकर बिल्कुल अलग ही एक आनंद आ रहा है। और मैं कहूंगा आज बहुत ही हम सब ने इकट्ठा होकर, पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज एक डाक टिकट जारी किया है। वो थुनेर के बाद, वो थुनेर जो हमको औषधीय सहायता देता है बीमारियों में, कैंसर में। और प्रभु का, शिव जी का, वाहेगुरु का इतना आशीर्वाद है कि जो हमारे पुष्प हैं, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, वो पूरे विश्व में एकदम अलग है। आज एक और प्रथम बार जो चीज हो रहा है वो हाइड्रोपोनिक प्लांट्स के बारे में है, उसकी टेक्नोलॉजी से किस प्रकार पानी के अंदर ही आप उगा सकते हैं। अगर आप इस पुष्प प्रदर्शनी में जाएंगे तो आप पुष्प